हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन यानी गति के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसकी व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। एक एथलीट है जो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसकी व्यास 200 मीटर हमें दी हुई है, मतलब कि ये अगर सेंटर मानूं तो ये हमें 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है तो पूरा एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। तो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी और कितना विस्थापन होगा। तो पहले निकालते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। इसका व्यास, वृत्तीय पथ का व्यास 200 मीटर हमें दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास का हाफ होता है। तो 200/2 मतलब 100 मीटर, ये हो गई इसकी त्रिज्या। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये 100 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर। तो यहाँ पे कितना टाइम है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट मतलब क्या है, 120 सेकंड, 120 + 20 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। 140 गुना 1/40 कर दीजिए, गुना 1/40। ये जो कैंसिल हो गया, 2 से 2 बार में, ये 7 बार में, मतलब कि 7/2 चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। अगर कोई एथलीट यहाँ से स्टार्ट करता है, पूरा एक चक्कर लगाता है, तो इसमें कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इस वृत्ताकार पथ की परिधि होगी। तो लिखिए, पहले निकालते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में तय की गई दूरी, टू पाई आर जो इसकी परिधि होगी। यहाँ पे आर त्रिज्या है, तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7 और त्रिज्या हमें गिवन है 100। तो 22 दूना 44 मतलब 4400/7 मीटर। ये उसने एथलीट एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है। हमें निकालना है 3.5 चक्कर में, मतलब 7/2 चक्कर में। तो लिखिए, चक्कर में तय की गई दूरी। तो गुना कर देंगे 7/2 से, वहाँ निकल जाएगा। एक चक्कर में इतना, तो इसमें कितना, तो 7/2 गुना 4400/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 बार में कैंसिल, तो 2200 मीटर। तो 2200 मीटर, तो एथलीट जो है वो 2200 मीटर की दूरी तय करेगी 2 मिनट 20 सेकंड में। अब निकालना है विस्थापन। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया है, टोटल कितने लगे हैं, 3.5 चक्कर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहाँ पे आए, एक चक्कर कंप्लीट, तो विस्थापन 0 हो गया। दूसरा चक्कर, विस्थापन 0। तीसरा चक्कर, विस्थापन 0। अब बचा गया आधा चक्कर, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पहुँचा। तो ये है प्रारंभिक स्थिति, ये है अंतिम स्थिति। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये जो व्यास है, सीधी रेखा यही है, तो यही विस्थापन होगा 200 मीटर। तो लिखिए, 7/2 चक्कर में विस्थापन, चक्कर में विस्थापन कितना होगा, जो इसका व्यास होगा जाके 200 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। पहला है सिरे ए से सिरे बी तक तथा सिरे ए से सिरे सी तक। अब समझते हैं पहले क्वेश्चन को। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है ये है 300 मीटर। जोसेफ यहाँ से स्टार्ट करता है ए से और बी तक पहुँचता है, ठीक है, और उसमें समय लिया है 2 मिनट 50 सेकेंड का, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे पहला पार्ट, जिसमें सिरे ए से सिरे बी तक में औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे कुल तय की गई कुल दूरी क्या है, औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा समय। तो पहले निकालते हैं कुल दूरी। कुल दूरी 300 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 300 मीटर है।
लगा समय, समय लगा है 2 मिनट 50 सेकंड। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, 120 प्लस 50 170 सेकंड। ठीक है, औसत चाल निकाल लीजिए। औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा समय। तो दूरी है 300 और समय है 170। ये जो कैंसिल, 70 को अगर आप 30 को अगर 70 से 30 को अगर 17 से आप डिवाइड करेंगे, 30 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 1.76 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया औसत चाल ए से लेके बी तक, ये ए पार्ट है। अब आते हैं बी पार्ट। इसी में औसत वेग भी निकालना है हमें। औसत वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे लगा समय। विस्थापन बटे लगा समय। तो ए से बी जाने में विस्थापन कितना हो रहा है? सेम हो रहा है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि सीधी रेखा में होती है। यहाँ पे इस केस में विस्थापन भी और विस्थापन और दूरी दोनों सेम है। तो विस्थापन है 300 मीटर और समय लगाए 170 सेकेंड। कैंसिल कीजिए, 1.76 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बी पार्ट पे। कह रहा है कि पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, और उसके अगले मिनट क्या करता है? बी से वापस आता है। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, ठीक है, और ये दूरी 100 मीटर है और इसमें समय लगा है उसको 1 मिनट। तो अब इस केस में बताना है कि औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है। तो पहले निकालते हैं तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी तो देखिए, ए से बी गया तो 300 मीटर कवर किया, फिर बी से सी आया तो 100 मीटर कवर किया, मतलब 300 प्लस 100 मतलब कि 400 मीटर की दूरी तय की इसने। समय, समय कितना लगा है? पहले था 170 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट फिर लगा है। 170 प्लस 60 मतलब 230 सेकेंड लग गया। मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, 170 प्लस 60 दैट इज़ 230 सेकेंड। तो औसत चाल निकालिए पहले। $400 बटे 230, 0 कैंसिल। 40 को 23 से भाग देंगे तो आपको ये आएगा 1.74। भाग देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी औसत चाल। अब हम निकालते हैं औसत वेग। औसत वेग में चाहिए विस्थापन। इस केस में देखिए विस्थापन क्या होगा। शुरू कहाँ से किया था? ए से। पहुँचा कहाँ पे? सी पे। मतलब ये है प्रारंभिक स्थिति, ये है अंतिम स्थिति। तो ये दूरी कितनी है? ये पूरा 300 है, ये 100 है, तो 300 माइनस 100 200 है। तो विस्थापन कितना हुआ? 200। समय तो यही लगा है 230 सेकेंड। औसत वेग निकालिए। औसत वेग, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है? 200। समय कितना लगा है? 230। 0 कैंसिल। 20 को 23 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.87। 0.87 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटे पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, अब्दुल यहाँ से कहीं स्टार्ट करता है और ये अब्दुल का स्कूल है, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है x किलोमीटर है। x किलोमीटर। माना कि
स्कूल की दूरी x किलोमीटर है, ठीक है। तो कहता है जाने के समय जो औसत चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो लिखिए जाते समय औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? तय की गई दूरी बटे लगा समय। मैं मान लेता हूं कि जाने के समय जो टाइम है उसको टाइम लगा है t1 और आने के समय जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है t2, ठीक है। तो ये जाते समय का औसत चाल है, तो क्या होगा? दूरी कितनी है? x किलोमीटर, समय कितना लगा है? t1, ठीक है। अब निकाल लीजिए वापस आते समय औसत चाल। वापसी में औसत चाल, वापसी में औसत चाल क्या होगी? दूरी तो अभी भी वही है x और समय इस बार लगा है t2, x/t2। अब निकालते हैं यात्रा की औसत चाल। यात्रा की औसत चाल, कुल दूरी कितनी हुई? x गया, x आया, x + x, और समय कितना लगा है? t1 इधर से ज़्यादा इसमें, t2 उधर से वापस आते समय, t1 + t2। तो पहले हम t1 और t2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए जाते समय का औसत चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/t1 जो है वो 20 है, x/t1 20 है। तो t1 क्या हो जाएगा? x/20, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, t1 = x/20। इसी तरह से वापसी में औसत चाल क्या है? 40। तो यहाँ पे t2 क्या हो जाएगा? x/40। इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, x + x, t1 क्या है? x/20 और t2 है x/40, ठीक है। x + x 2x हो गया, 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, तो 2x + x, तो 2x + x 3x/40। ये इसमें डिवाइड है तो ये ऊपर चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 2x × 40/3x हो जाएगा, ये 80/3। ये होगी यात्रा की चाल। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा 26.67 km/h। बहुत लोग पूछते हैं कि आप डिवाइड करके नहीं दिखाते हैं। आप एक बात मान के चलिए, आप क्लास 9th में हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करूं तो ये सही बात नहीं है। इसलिए डिवाइड तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। तो ये आपका आंसर है 26.67 km/h। इस पूरे यात्रा की औसत चाल यही हुई। क्वेश्चन 4, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर/सेकंड² की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा? मोटर बोट विरामावस्था से शुरू करता है, इसका मतलब है कि u हमें 0 गिवन है और 3 मीटर/सेकंड की त्वरण है, मतलब a हमें गिवन है 3 मीटर/सेकंड² और वो 8 सेकंड तक चलती है। तो कह रहा है कि इस दौरान उसने कितनी यात्रा तय की, मतलब कितनी दूरी तय की। s निकालना है हमें, u, a और t दिया हुआ है, s निकालना है। तो दूसरे गति के दूसरे समीकरण से निकल जाएगा ये, s = ut + ½ at²। u 0 है, t 8 है, ½ a 3 है और t 8 है, 8 × 8। ये तो 0 हो गया, 2 से ये 4 बार में कैंसिल, 32 × 3 96 मीटर। तो 96 मीटर की दूरी तय करेगा। क्वेश्चन 5, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर/घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। एक ड्राइवर है जो एक कार चला रहा है और उस कार की जो चाल है वो है 52 किलोमीटर/घंटे। उसके बाद वो ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से एक समान दर से त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब कि त्वरण जो है गति के विपरीत दिशा में लग रही है और कार 5 सेकंड में रुक जाती है।
दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। और एक दूसरा ड्राइवर है जो दूसरा कार चला रहा है, वो कार, उस कार की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, उसमें ब्रेक लगाता है तो उसमें भी एक समान त्वरण उत्पन्न होता है गति की विपरीत दिशा में और 10 सेकंड में कार रुक जाती है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। दोनों ही कार का एक ही ग्राफ पेपर पे आपको चाल समय ग्राफ बनाना है। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगा और आपको बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ने ज़्यादा दूरी तय की है। ठीक है, यहाँ पे दो कार हैं तो मैंने एक को कार 1 मान लिया है, एक को कार 2 मान लिया है। पहले वाले को मैंने कार 1 मान लिया है। ठीक है, इसकी प्रारंभिक चाल यही है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, तो u है 52 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने बताया एक समान दर से त्वरित हो रही है गति के विपरीत दिशा में, मतलब त्वरण क्या है, नियत है, मतलब कांस्टेंट है। 5 सेकंड में वो रुक जाती है, मतलब जब समय 5 सेकंड हो जाता है तो वो चाल उसकी शून्य हो जाती है। ये तो कार 1 था। कार 2 में आते हैं। कार 2 की प्रारंभिक गति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, u है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 32 नहीं है, ये 30 है। ठीक है, इसमें भी जो त्वरण है वो नियत है, जो गति के विपरीत दिशा में लग रही है। 10 सेकंड बाद कार की चाल जो है वो शून्य हो जाती है। अब इन दोनों का ग्राफ बनाना है। हमारे पास डेटा है, पहले बनाते हैं टेबल। ये चाल है और ये समय है। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब हुआ कि जब समय शून्य है तो चाल क्या है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और जब समय 5 सेकंड होता है तो चाल शून्य हो जाती है, मतलब 5 सेकंड पे चाल शून्य हो जाती है। ये कार 1 का टेबल है। कार 2 में आते हैं। प्रारंभिक वेग 30 है, मतलब कि जब समय शून्य होगा तो उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 सेकंड में उसकी चाल शून्य हो जाती है, मतलब 10 में ये 0 हो जाती है। अब हमारे पास टेबल आ गया, अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि समय जो है हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये समय है, और चाल जो है इस पे होता है। ठीक है, अब कितने का इंटरवल लेंगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं। मैं 2 का ले रहा हूँ ताकि ग्राफ क्लियर बने और आपको समझ में आए। ठीक है, मान लीजिए ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड पे चाहिए, मतलब कि 5 सेकेंड ये है, बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये 6 सेकेंड हुआ, ये 8 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। हमें इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास 2 ही समय है, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड। ठीक है, इस तरफ ठीक है, ये है 52 किलोमीटर प्रति घंटे, ये है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल के लिए मैं एक यूनिट को 10 किलोमीटर प्रति घंटे मान रहा हूँ, मतलब ये इसको मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे मान रहा हूँ। मतलब ये 10 है, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60, 52 तक गया है। ठीक है, अब पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। समय शून्य है तो चाल क्या है, 52 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब कि यहाँ पे कहीं होगा 0.52। ठीक है, दूसरा है 5 सेकेंड और समय है, जब समय 5 सेकेंड है तो चाल 0 है, मतलब 5 सेकेंड ये है, तो ये है आपका 5 शून्य। इन दोनों को मिला दीजिए तो आपको कार 1 का ग्राफ मिल जाएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, तो ये जो ग्राफ हो गया ये कार 1 का ग्राफ होगा। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये क्या है, 0.52 है और ये क्या है, 50 है। ये वाला पॉइंट जो है ये 50 है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आते हैं कार बी पे। समय जब शून्य है तो चाल 30 है, मतलब कि 0.30 ये हो गया, और जब समय 10 सेकेंड है तो चाल शून्य है, मतलब कि 10 ये हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है वो 10 है और ये पॉइंट 0.30 है। अब इसको भी मिला दीजिए आप। तो ये जो है ये कार 2 का ग्राफ है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये कार 2 है और ये कार 1 है। ग्राफ तो मैंने प्लॉट कर दिया। अब हमें बताना है कितनी दूरी तय की, पहले किसने कितनी दूरी तय की है। तो कार 1 के द्वारा, पहले ये कार 1 का ग्राफ है तो हम इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर चाल समय ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें अगर दूरी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ A, ये 0 है, ऑरिजिन है ये। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, तो लिखिए कार 1 द्वारा तय की गई दूरी।
बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, हाफ गुना आधार, ये आधार कितना है 5 है, ये 5 है तो 5, और ये कितना है 52 है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर वाला इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैंने लिख दिया 52 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ता है। गुना कर दीजिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। दो से ये 26 बार में कट जाएगा 52, 2 से ये 13 बार में कटा और 2 से ये 9 बार में कटा। तो 13 गुना 25, 25 गुना 13 तो 300, 325/9, 9 तो 27, 36.1 समथिंग आएगा। मतलब इसने कार 1 ने इतनी मीटर दूरी तय की है, ठीक है। अब निकालते हैं हम कार B ने, इस पॉइंट को मैं C मानता हूँ। तो दूसरे कार द्वारा तय की दूरी क्या होगी, त्रिभुज CO, इसको मैं मान लेता हूँ D, COD का क्षेत्रफल। कार 2 द्वारा तय की गई दूरी, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं क्षेत्रफल इसका। तो हाफ गुना आधार, तो ये आधार कितना है इस केस में 10 है, और चाल कितना है 30, यही नहीं, यही है हाइट 0 से लेके 30 तक। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसे, तो 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा हमें इसे, ठीक है। 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 9 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 15 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 गुना 15 375, 375/9, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 41, 9 6 जा, तो ये हो गया 41.6 मीटर, 6 मीटर। तो हमने क्या देखा, कार 1 ने 36.1 मीटर की दूरी तय की थी, कार 2 ने 41.6 मीटर की दूरी तय की। तो इससे क्लियर है कि कार 2 ने ब्रेक लगने के बाद ज़्यादा दूरी तय की है कार 1 से। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, चित्र 8.11 में 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ये वस्तु A है, ये वस्तु B और ये वस्तु C का ग्राफ है। ग्राफ के अध्ययन करके निम्न प्रश्नों को उत्तर दें। ग्राफ को रीड कीजिए, पढ़िए इसको, अध्ययन कीजिए इसका, और ये निम्न प्रश्न इसको उत्तर देना है। पहला है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, मतलब सबसे ज़्यादा वेग किसका ये बताना है, ठीक है। तो दूरी समय ग्राफ में, ये दूरी समय ग्राफ है, वेग निकालने का तरीका होता है हम उसका ढाल निकालते हैं, मतलब स्लोप निकालते हैं। लेकिन क्लास 9 में कहीं भी स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो मैथ्स में है ना साइंस में है। वो जब क्लास 11 में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक रूल देता हूँ, तीनों ही वस्तु का ग्राफ जो है वो देखिए कि क्षैतिज रेखा के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसकी गति सबसे ज़्यादा होगी। तो ये है बी इतना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल बना रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ θB या कुछ भी मान लीजिए। ये C है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दीजिए, तो ये ग्राफ बना रहा है C, और ये है A, तो यहाँ पे डाल दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है θA। तो हम देख रहे हैं कि जो B का ग्राफ है ये सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा एंगल बना रहा है, इसका मतलब B की गति सबसे ज़्यादा होगी। तो इस केस में आंसर होगा B। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यहाँ पे स्लोप निकाल करके हम निकाल सकते थे, लेकिन स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, जो सबसे ज़्यादा एंगल बनाएगा उसकी गति सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे B जो है, B सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा है, इसका मतलब B की गति सबसे ज़्यादा है। B है, क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पे होंगे। कह रहा है कि क्या ये तीनों कभी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों
इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, दो हो रहे हैं लेकिन तीनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तीनों अगर एक बिंदु पे नहीं कटेंगे इसका मतलब वो कभी नहीं मिले हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। सी पार्ट, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेता है। अब देखते हैं पहले बी ए से कहाँ गुजर रहा है। ये बी है और ये है, मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे बी ए से गुजर रहा है। तो इसमें समय क्या हो रहा है, ये समय है आपका, ठीक है। अब देखिए इस समय में सी जो है वो कहाँ पे है, इसके सीधे चले जाइए, ये आपका यहाँ पे है, ये सी है। तो इस समय सी जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इसको मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा 8 किलोमीटर। तो सी की जो अंतिम स्थिति है क्या है, 8 किलोमीटर है। जब बी ए को पास कर रहा होगा तो सी 8 किलोमीटर पे है। अब देखते हैं सी ने शुरू कहाँ से किया था। सी का ग्राफ ये है, सी ने यहाँ से शुरू किया था, तो मतलब जब समय 0 था तो वो यहाँ पे था, मतलब कुछ दूरी तय की थी, तो हमें ये दूरी माइनस करनी पड़ेगी। अब ये निकालते हैं ये दूरी कितनी होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है और इसके टोटल कितने पार्टीशन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट हुए हैं। तो अगर यहाँ से पूरा 4 है और टोटल 7 पार्ट हुए हैं, इसका मतलब एक पार्ट जो है वो 4/7 का है, 4/7 का है। तो गिनिए अब 1 2 3 4, तो जब वो समय 0 था तो ये 4 पार्ट क्रॉस कर चुका था, मतलब 4 पार्ट पे था ये। 4th पार्ट मतलब क्या, 4 × 4/7। तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 4 × 4/7 मतलब 16/7। तो सी द्वारा तय की गई कुल दूरी ये है अंतिम स्थिति और ये है प्रारंभिक स्थिति। अंतिम में इसको माइनस कर देंगे प्रारंभिक को, 8 - 16/7, 7 एलसीएम हो गया, 56 - 16 दैट इज़ 40/7। तो जिस समय बी ए से गुजर रही होगी उस समय तक सी ने 40/7 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। डी पार्ट, जिस समय बी सी से गुजरती है तो उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेता है। मतलब जिस समय बी सी से पास कर रहा है उस समय तक बी ने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए बी और सी कहाँ कट कर रहे हैं, बी और सी यहाँ पे कट कर रहा है, उसमें टाइम क्या है, ये टाइम है। तो कह रहा है जब बी सी से गुजरती है उसमें बी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो बी का ग्राफ ये है, तो देखिए कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से उसको मिला दीजिए, मतलब कि ये पूरा दूरी तय करेगा, ठीक है। यहाँ से लेके ये 4 है और हर जो मार्क है वो 4/7 है, तो ये पूरा 4 + 4/7 + 4/7 मतलब 4 + 8/7। तो लिखिए बी द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ से लेके यहाँ 4 है, उसके बाद 2 बॉक्स हैं, तो 4 + 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स 4/7 का है, जो 2 बॉक्स 8/7 का होगा। तो 7 एलसीएम 28 + 8 36/7 किलोमीटर। इतना किलोमीटर तय करेगा बी जब वो सी से पास करेगा। तो क्वेश्चन 7, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। ये धरातल है, 20 मीटर की ऊंचाई से किसी गेंद को गिराया जाता है, ठीक है, और इसका जो त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है कि ये गेंद धरातल पर किस वेग से टकराएगी, मतलब हमें निकालना है v, ठीक है, v हमें निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। जब भी किसी वस्तु को आप ऊपर से गिराएंगे आप, तो उसकी जो प्रारंभिक वेग होती है वो हमेशा 0 होती है, ये याद रखिएगा। u 0 है, त्वरण हमें गिवन है, त्वरण हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये दूरी दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और v निकालना है। तो ये हमें ये निकल जाएगा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का जो तीसरा समीकरण उससे निकाल सकते हैं हम। तो वो है v² = u² + 2as, ठीक है। v तो हमें कैलकुलेट ही करना है, u 0 है,
प्लस 2, ए है 10 और एस है 20। तो वी स्क्वायर बराबर बी, ये तो 0 हो गया, 20 गुना 20, इसको 20 गुना 20 ही रहने देते हैं। तो v बराबर अंडर रूट 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल जो है धरातल से 20 मीटर पर सेकेंड में टकराएगी। क्वेश्चन 8 में हमें ये ग्राफ गिवन है, ये चाल और समय के बीच का ग्राफ है। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 1.12 में दर्शाया गया है। ये किसी कार का चाल समय ग्राफ है। पहला पार्ट है, पहले 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय करती है। हमें बताना है पहले 4 सेकेंड्स में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए चाल समय ग्राफ है, मैंने क्या बताया, अगर चाल समय ग्राफ से हमें दूरी निकालनी हो तो ग्राफ जो भी चित्र बना रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें कह रहा है कि पहले 4 सेकेंड में, मतलब कि यहाँ से लेके 4 सेकेंड में। तो ग्राफ 4 सेकेंड में कहाँ तक बना है? यहाँ तक है। तो शेप ऐसा बन रहा है, ये शेप बन रहा है। तो इस शेप का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ तो 4 सेकेंड में तय की दूरी है। एक चीज़ यहाँ पे ये समझिए, ये जो शेप है जो बन रहा है, यहाँ पे चित्र बन रहा है, ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इसलिए इसका ऐसे आप मतलब कि एग्जैक्टली क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ट्रायंगल बना देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम इजीली निकाल सकें। जब ये त्रिभुज बन जाएगा तो अब इसकी एरिया निकाल सकते हैं हम। तो पहले 4 सेकेंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, इस त्रिभुज का एरिया होगा। तो लिखिए, इसको मैं मान लेता हूँ, ये जैसे 0 है, ये ए है, ये बी मान लीजिए। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हाफ, आधार क्या है? 4, ठीक है। ऊंचाई क्या है? 6। तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल, 4 गुना 3 तो 12। तो 4 सेकेंड में कार जो है वो 12 मीटर की दूरी तय करेगी। बी पार्ट है, ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है। अगर कि ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है, तो चाल समय ग्राफ में एक समान गति कब होता है? जब ग्राफ जो है वो समय एक्सिस के पैरेलल हो, समय एक्स के पैरेलल हो। तो देखिए समय एक्स के समानांतर ग्राफ कहाँ से कहाँ है? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन समय एक्स के समानांतर है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 6 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और 9 सेकेंड तक गया है। इसका आंसर होगा 6 सेकेंड से 9 सेकेंड। ये जो भाग जो है एक समान गति को दर्शाता है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। यहाँ पे 2 अवस्था गिवन हमें दी गई है, बताना है कौन सा संभव है और दोनों के लिए एक एक उदाहरण देना है। पहला है, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। ऐसा संभव है क्या? किसी वस्तु का त्वरण नियत हो, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है त्वरण, लेकिन वेग शून्य हो। हाँ, ये संभव है। आप कैसे वो समझते हैं? मान लीजिए पृथ्वी है ये, ठीक है। यहाँ से मैंने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका। जब भी किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर एक त्वरण लगता है नीचे की ओर, जो कि नियत होता है, इसका नाम है जी। जब आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा आपका। या फिर अगर आपने पढ़ लिया है तो पता होगा कि आपको जब किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर एक नियत त्वरण लगता है नीचे की ओर, ठीक है। तो जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो एक ऐसी ऊंचाई आएगी जहाँ से वो नीचे की ओर आएगा। मान लेते हैं ये वो ऊंचाई है, इसको कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का मतलब है कि इसके बाद से ये जो बॉल है वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो अधिकतम ऊंचाई पे क्या होता है, जो बॉल का जो वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई उसका वेग शून्य हो जाता है। यहाँ पे जो वेग होता है अंतिम वेग वे शून्य हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे वेग तो शून्य हो गया इस ऊंचाई पे, इस ऊंचाई पे वेग जो है वो शून्य हो गया, लेकिन इस पे त्वरण तो नीचे की ओर लग रहा है जो कि जी है।
तो ये संभव है। आंसर मैं लिख रहा हूँ, हाँ यह स्थिति संभव है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है और एक नियत त्वरण नीचे की दिशा में लगता है। बी, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, मतलब कि कोई वस्तु जो है एक फिक्स डायरेक्शन में गति में है लेकिन उसका त्वरण गति के लंबवत है। हाँ ये भी संभव है। अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे एक समान चाल से चल रही हो, ठीक है, मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, तो जब इसका दिशा का क्या होगी, इसके सामने एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और जो त्वरण होता है, त्वरण इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगता है। तो ये त्वरण है और ये गति की दिशा है। यहाँ पे कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो ये भी संभव है। तो इसका उत्तर है हाँ यह स्थिति संभव है जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है। तो वस्तु की जो गति की दिशा है और जो त्वरण की दिशा है उनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। 10, एक कृत्रिम उपग्रह 42250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह है, जो कि 42250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो है 42250 किलोमीटर, ठीक है। कह रहा है यदि वो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाता है तो उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी हुई है, 42250 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, 24 आवर। तो जब एक बार पूरा चक्कर लगाएगा इस वृत्ताकार पथ का तो दूरी कितनी तय करेगी, 2πr, ठीक है। मतलब 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और त्रिज्या दी हुई है हमें 42250, ठीक है। इसको गुना करने पे आता है 265,330 किलोमीटर। तो हमारे पास दूरी है और हमारे पास समय भी है, तो चाल नहीं निकल जाएगा। तो उपग्रह की चाल क्या होगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 265,330 किलोमीटर और समय है 24। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो डिवाइड करने पे ये आता है 11055 किलोमीटर पर आवर। तो यही होगी उपग्रह की चाल। अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।